गया है। और जहन में रखें कि चीफ जस्टिस साहब ने क्यूरेटिव रिव्यू पे अभी कोई ऑर्डर पास नहीं किया है जो विड्रॉल का था, तो द काजी फाइज ईसा रेफरेंस टेक्निकली इज स्टिल अलाइव। तो जो मुझे दूसरा फियर लगता है, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये इफ इट गोस डाउन टू द वायर and it is an all-out fight, then you will see that the group which wins will purge the judges from the other side. तो मेरे ख्याल में ये दूसरा फियर भी अभी आ गया है। I think that explains it, doesn't it? मेरा भी इसी तरफ इशारा था. That's the only thing that can explain it, really. कि why go all the way. हैदर साहब 97 में देखिए शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने ऑर्डर्स पास किए, एक दूसरे की प्रोसीडिंग सस्पेंड की। फिर सज्जाद अली शाह साहब ने इसी तरीके से एक राइट ऑफ अपील दी थी। खालिद अनवर साहब उस जमाने में लॉ मिनिस्टर थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। इसी किस्म का ऑर्डर सज्जाद अली शाह साहब ने पास किया, रिस्ट्रेनिंग द प्रेसिडेंट। इन्होंने प्रेसिडेंट को तो रिस्ट्रेन नहीं किया, रिस्ट्रेनिंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम साइनिंग द बिल। फिर सज्जाद अली शाह साहब ने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि जो 5 जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स पास किए थे, उनके खिलाफ उन्होंने प्रेसिडेंट को रेफरेंसेस भेज दी। तो इट इज रियली लाइक हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, बट आई थिंक दिस टाइम देयर विल बी डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस। देखिए रजा साहब, आपने अपने मेरे ख्याल में प्रीवियस कॉलम में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जो लोग समझ नहीं रहे कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सिस्टेमिक ब्रेकडाउन। मेरे ख्याल में आपने सिस्टेमिक जी बिल्कुल, हाँ जी। मुझे ये बताए कोई कि जिस मुल्क में इस किस्म के 6 केओस मैं देखता हूं इस मुल्क में, एक पॉलिटिकल केओस है, एक इकोनॉमिक केओस है, सिक्योरिटी केओस। हर रोज इस मुल्क में हमारे फौजी मारे जाते हैं, हर रोज। चौथा जो केओस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल केओस है। एक हुकूमत है, वो एक कानून में लिखा हुआ है साफ साफ 90 दिन में इलेक्शन हो रहे, वो कहते हैं मैं नहीं करवा रही। हाँ। फिर एक जुडिशियल केओस है, कभी हुआ नहीं है। ये सिविल गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले कभी नहीं। छठा जो केओस है वो बहुत ही डेंजरस है, वो जिसे मैं कहता हूं नैरेटिव का केओस। इस मुल्क में जिस लेवल की एलिगेशन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस, आईएसआई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे लग रही है कि ये गद्दार हैं, ये और मुल्कों के एजेंट हैं, ये सारा मुल्क खा गए, ये मतलब मुझे बताइए कि ये 6 केओस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब जमा हुए? और कोई ये समझता है कि ये जब 6 केओस एक साथ जमा हो जाए तो सिस्टेमिक ब्रेकडाउन नहीं होगा? तो मैं तो कहूंगा वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है। अब वो सिस्टेमिक ब्रेकडाउन का क्या एक खाका होगा वो अभी कोई नहीं कह सकता, और वो किस तरह इंप्लीमेंट होगा इंक्रीमेंटली वो नया खाका। लेकिन ये 6 केओस नहीं चल सकते, एंड यू विल सी सम काइंड स्टे किया हो कानून। अगर लोगों को याद हो, मुशर्रफ साहब के जमाने में हिस्बा बिल पास किया था एमएमए की गवर्नमेंट ने, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया था अगेंस्ट द गवर्नर असेंटिंग दैट बिल। इसी तरह इंडिया में भी हो चुका है। तो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट दिस। देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टॉप्स द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग jurisdiction against any act of parliament or the executive which it thinks or which it considers to be completely unconstitutional. जो दूसरी बात है वो ये बात है कि इन्होंने बड़ी क्लेवरली पैरा 14 में इसको डील किया है। इन्होंने इसको अभी सस्पेंड नहीं किया है। इन्होंने ये कहा है कि 10 दिन बाद अगर इस पे प्रेसिडेंट असेंट कर देता है या अगर असेंट नहीं करता है और बाय ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट इज डीम्ड टू बी इनएक्टेड, ये उस वक्त सस्पेंड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह डील किया है। दिस इज नॉट द रियल इशू, दैट इज व्हाई आई से दिस इज एन इररेलेवेंट डिबेट। द रियल डिबेट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बेंच बना के 8 जजेस का और इस लॉ को सस्पेंड करके, I think what the Supreme Court has finally done
is made a declaration of war. Now, there are two wars which are happening. It is a two-front war. The first war is between the Supreme Court and Parliament and a certain section of the political elite. And the second is the war within, which is against the remaining 7 judges. मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन आज का दिन याद किया जाएगा और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इलेक्शन केस लगा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया है. ये 2 दिन याद रखे जाएंगे where you are seeing the end of the unified Supreme Court. वो incremental भी हो सकती है sometime this year. I was hoping कि हम इंडोनेशिया की तरह राय रास पे आ जाते. इंडोनेशिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं कंपैरिजन. बहुत अच्छा कंपैरिजन है जी, बिल्कुल. क्योंकि इंडोनेशिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट. इंडोनेशिया हमारी तरह मुसलमान है, हमारी तरह ही पॉपुलस है, हमसे भी ज्यादा लोग हैं, हमसे 1000 गुना ज्यादा डाइवर्स है एथनिकली, हमसे बहुत ज्यादा जियोग्राफिकली डाइवर्स है. वही डिबेट्स हैं इस्लाम और सेकुलरिज्म की. वहां पे 65 से 98 तक मिलिट्री गवर्नमेंट रही, जो हमारी मिलिट्री रिजीम्स की तरह, जिसके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट थे और जिसका एक फॉर्मल रोल था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. लेकिन 98 में 2023 की तरह इंडोनेशिया में भी एक सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस आई. वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थी. यस. डॉलर वहां पे इंडोनेशियन रुपी भी डिवैल्यू कर दिया 80-90%. इन्फ्लेशन 80% फैल गई और फौज ने पावर गिव अप किया, जबकि वो हमारी फौज से ज्यादा इंट्रेंच थी मेरी नजर में. और अभी तक इंडोनेशिया में वो वापस नहीं आए. एंड देयर हैव बीन प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट. तो दिस कुड एक्चुअली हैव बीन पाकिस्तान्स इंडोनेशियन मूवमेंट बिकॉज देयर इज सो मेनी सिमिलैरिटीज. लेकिन मेरे ख्याल में, और इंडिया में इंडोनेशिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी हैं पाकिस्तान की तरह. मेरे ख्याल में जो डिफरेंस है वो ये है कि इंडोनेशिया 98 did not suffer from a geographical curse which Pakistan suffers from. We have these 2 cold wars on both our borders which have consumed us. Or I hope we take the Indonesian, वो क्योंकि इस लेवल की सिमिलैरिटी है. और इंडोनेशिया में भी हमारे जो इस वक्त ये जिस तरह से इन्होंने ऑर्डर किया है, एक चीज है कि टेक्निकली वो क्या कर सकते थे, और एक और चीज है कि उन्होंने ये सारी चीजें किस पस मंजर में की और क्यों की. एंड आई थिंक लैटर जो है वो इज अ लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट. अब वैसे तो बेंच की तश्कील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की ही सवाबदीद है, तो लिहाजा उन्होंने जो भी 8 जज चुने वो चुन सकते थे. 8 चुने और 6 नहीं चुने वो ये कर सकते थे. लेकिन इससे तासुर ये मिला है, और वही वाली बात है कि तासुर उसी तरह का मिला है जिस तरह की बात सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि अंदर डिविजन्स इस हद तक हैं कि हम आहंग जजेस को साथ बिठाना, और इट वुड अपीयर कि सबकी स्किन इन द गेम भी है, कि कोई सिर्फ एडजुडिकेशन की हद तक इन्वॉल्व या इन्वेस्टेड नजर नहीं आ रहा. दिस इज इट सीमिंगली बियॉन्ड दैट, which is why I think ये जो अंदरूनी जंग है सुप्रीम कोर्ट की, ये बाहर से भी अफेक्टेड है. इनके आपसी इख्तिलाफात तो पहले भी थे, बट दे आर पीकिंग राइट नाउ बिकॉज इट सीम्स लाइक कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकली कौन यहाँ पे जीतेगा या हारेगा, इट सीम्स कि उसका एक बराह रास्त असर सुप्रीम कोर्ट के इन 2 ग्रुप्स की लड़ाई पे है. और ये अगेन ये बात सही है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज अब इम्पोर्टेंट नहीं है. उन्होंने जिस तरह से ये स्टे ऑर्डर दिया, अगेन टेक्निकली कोई चीज रोकती नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो बिल के स्टेज पे भी रोकने, खासकर जब बिल बेसिकली फेट अकम्पली है कि अब इनैक्टमेंट बन जाएगी, स्टैट्यूट बन जाएगा. लेकिन ये कभी वो करते अमूमन नहीं है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हिज़्मा बिल में उन्होंने किया है, बट आमतौर पे कोई भी केस लेके जाए और एक लॉ को अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे चैलेंज करे, तो जब तक वो लॉ बन नहीं चुका होता तो कोर्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को कभी भी एंटरटेन नहीं करते. तकरीबन बहुत रेयर होगा कि करेंगे. और हमारे जूरिस्प्रूडेंस में मुझे तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के एक इंस्टेंस का ही पता है. तो ये गैर मामूली बात तो जरूर है.
और लेकिन वही बात है फैसल साहब की भी कि अगर इन ऑप्टिक्स से अब फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो ग्लव्स आर ऑफ। तो एक बात क्लियर है, चीफ जस्टिस साहब ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि मैं आई एम गोइंग ऑल द वे, आई एम गोइंग नोवेयर एंड आई एम गोइंग ऑल द वे, आई हैव स्किन इन द गेम, हाउ दिस टर्न्स आउट इज माय लेगेसी, इट्स माय स्वान सॉन्ग। लेकिन हैदर, ये आपने जो कहा कि पहली बार एक सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, ये भी एक बहुत मानीखेज, ये भी मैं समझता हूँ ये 7वां ऐड कर लीजिए कि कभी माजी में हमने देखा है कि बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, सारे वो कहते थे जी इलेक्शन करा दो। बेनजीर तो बेचारी सारी उम्र यही कहती रही, वो कहती थी फिर इलेक्शन करा दो भाई, मैं जियाउल हक हो, जुनेजो हो, बाद की गवर्नमेंट्स हो। ये जो इस वक्त ये एटीट्यूड है, मैं देयर आर सम रीजंस कि भाई एक दिन पे होने चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो भी रीजंस हैं, लेकिन इस तरह का जो तासुर अब बन गया है कि मौजूदा कोलिशन इलेक्शन से फरार चाहती है या भाग रही है, आप समझते हैं कि ये डैमेजिंग नहीं है एक पूरी एक स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वहां पर ये तासुर जो जा रहा है? बिल्कुल, एंड आई थिंक इसका एक सियासी कॉस्ट भी है। एक चीज जिसकी रजा साहब अभी तक हमने बात नहीं की वो है कि देयर इज अनदर डिफरेंस कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव सीन। पहले जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ जैसे मूवमेंट चल रही थी, तो मुशर्रफ साहब मॉरल लो ग्राउंड पे थे, वो 10 साल रूल कर चुके थे और वो पावर में थे 8 साल, जब भी जितना भी उन्होंने रूल किया, और जाहिर है कि अमेरिका के आउट ऑफ फेवर भी हो चुके थे, और भी बहुत सारी रीजंस थे, कियानी साहब का एक रोल था वगैरह। लेकिन एक आज जो है फर्क ये, एक ऑपोजिशन में एक ऐसी पार्टी है जो ऑपोजिशन में एक तो है, उसकी फटीग अभी सेटल नहीं हुई, उसके तो जलसे बढ़ रहे हैं, उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और वो बाहर बैठी है अंदर आने के लिए। तो इस वक्त इलेक्शन डिनाई करना जो है वो एक उसका ये वाला भी डायनामिक है कि वेयर डू द पीपल स्टैंड। कल को अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और हम देखते या जो भी प्रेशर बिल्डअप होता है, चाहे वो अंदरूनी, हम क्योंकि देखें बहुत एलीट बातें भी कर रहे हैं कि 2 जजों की लड़ाइयां हैं, 2 जर्नलों की लड़ाइयां हैं, और दो पॉलिटिकल एलीट्स की लड़ाइयां हैं, बट यहाँ इन सारी चीजों को अफेक्ट आई थिंक पॉपुलिस्ट पार्टी या मूवमेंट भी करती है, और वो उसकी पॉपुलिज्म चाहे फ्रॉड पे क्यों ना जो है वो बेस्ड हो, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते इन सारी चीजों में, लाइक कि हमारा कोई ड्राइंग रूम में चेस गेम चल रहा है। मेरे ख्याल से